माँ जी कितना बड़ा मेला लगा है ना इस बार हमारे गांव में। देखो ना, देश विदेश से लोग आए हैं और इस बार सबसे ज्यादा दुबई के लोग आए हैं इस मेले में। काश कि हमारे घर में भी कोई दुबई की लड़की आती। मेरा तो सपना है कि मेरे देवर की शादी किसी दुबई की लड़की से हो। बहू भला हम गरीब से कोई दुबई फैमिली क्यों रिश्ता जोड़ेगी, इसीलिए सपने भी औकात में रहकर देखें। ज्यादा बड़े सपने देखना सही नहीं। शोभा अपनी बहू को समझाते हुए घर आती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अरे शोभा, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरी दवाई दे दो। माँ, आज फिर मेरे पास मकान मालिक का फोन आया था। वो 2 महीने का किराया मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि इस बार अगर किराया नहीं चुकाया तो घर से निकाल देगा। हम कैसे निकम्मे बेटे हैं जो घर का किराया तक नहीं भर पा रहे। घर में राशन भी खत्म होने को है। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए हैं। अब इन पैसे से मैं राशन लेकर आऊं, पापा की दवाई लेकर आऊं या घर का किराया भरूं? बेटा, मैं मालिक से बात कर लूंगी और 1 महीने का टाइम भी ले लूंगी, तो उन पैसों से राशन ले आओ। और मेरे पास एक सोने की बाली बची है, मैं सोच रही हूँ कि इन्हें बेचकर डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं मैं तेरे पापा के वो टेस्ट करवा लूं और इनकी दवाई ले आऊं। भाभी, मैं शाम को मेले से आते हुए राशन भी ले आऊंगा। आप अभी जो रखा है वो बना दो। उदास पवन मेले में जाता है और अपनी कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान खोलकर बैठ जाता है। तो वहीं योगेश एक छोटी सी दुकान में जाता है और सोने पर कारीगरी का काम करना शुरू कर देता है। तो वहीं शोभा भी अपने सोने की बाली बेचकर अपने बीमार पति का 5000 रुपए का टेस्ट करवाती है और इंजेक्शन लगवाकर दवाइयां लेकर घर आती है। बहू, तेरे पापा की दवाई में आज पूरे 7000 रुपए खर्च हो गए हैं। 5000 रुपए टेस्ट और 2000 रुपए इंजेक्शन और दवाई के। अब जो भी खाना बना है जल्दी से दे दे ताकि तेरे ससुर जी दवाई खा सके। माँ जी बस अभी लेकर आती हूँ। इस तरह बड़ी मुश्किल से शोभा का गरीब परिवार अपनी गरीबी का सामना कर रहा था। इसी बीच मेले में पवन की दुकान पर पूजा नाम की एक लड़की जो कि दुबई से इंडिया आई थी, वो अपनी फैमिली के साथ उसकी दुकान पर आती है और कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेती है। पापा, ये देखो, दुबई में इतना सोना है पर फिर भी जो हमारे इंडिया में बात है वो कहीं नहीं। मुझे तो इंडिया की कांच की चूड़ी ही पसंद आ रही है और ये बिंदी। हाँ मेरी बेटी, वैसे भी हम तेरे पापा की रिटायरमेंट होने वाली है। उसके बाद हम फिर से दुबई से अपने इंडिया में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। बस 1-2 साल की और बात है। मैडम, आप लोग दुबई से आए हैं, तभी मैं बोलूं आपकी भाषा और पहनावा हमसे अलग क्यों है। वैसे क्या आप भी हिंदू हैं? हाँ बेटा, हम भी हिंदू हैं पर काम के सिलसिले में हमें दुबई में रहना पड़ा। पर अब तुम्हारे अंकल का वीजा खत्म होने को है, उसके बाद हम इंडिया ही शिफ्ट हो जाएंगे। और हम तो अपनी बेटी के लिए कोई इंडियन फैमिली देख रहे हैं ताकि हमारी बेटी अच्छे से रह सके। पिछले 15 साल से हम दुबई में ही हैं। इस तरह पूजा अपने परिवार के साथ पवन से थोड़ी सी बातें करती है और कॉस्मेटिक का सामान लेकर अपना पर्स वहीं पर छोड़कर चली जाती है। कुछ ही देर में भीड़ होती है और पूजा का पर्स दुकान के अंदर टेबल के नीचे गिर जाता है। और कुछ ही देर बाद पूजा घबराई परेशान अपनी बहन के साथ दोबारा पवन की दुकान पर आती है। क्या आपने मेरा पर्स देखा? उसमें बहुत सारे पैसे रखे और मेरा वीजा पासपोर्ट भी रखा है। अगर वो खो गया तो हम दुबई कैसे जाएंगे? प्लीज मेरा पर्स ढूंढ दीजिए, मैं यहीं पर रख कर गई थी। आप परेशान ना हो मैडम, मैं अपनी दुकान में देख लेता हूँ, आपका पर्स मिल जाएगा। अगर मेरी दुकान में हुआ तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पर्स किसी भी हाल में ढूंढ कर दूंगा। पवन अपनी दुकान का हर एक कोना देखना शुरू कर देता है और काफी मशक्कत करने के बाद वो जब टेबल के नीचे जाता है तो देखता है कि पूजा का पर्स टेबल के नीचे है। और वो एक बड़े से डंडे से टेबल के नीचे से पर्स निकालता है और पूजा को दे देता है। पूजा को पवन की ये ईमानदारी काफी पसंद आती है और वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, बेटा, जब से हमारी बेटी तुमसे मिली है और तुमने उसका पर्स ढूंढने में उसकी मदद करी है, वो तो हर समय बस तुम्हारा ही नाम लेती है। अगले हफ्ते हमें दुबई वापस जाना है और हम चाहते थे कि इस बार हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे से घर में करके जाएं। और हमारी बेटी को तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे। वो सब तो ठीक है पर हम आप जितने अमीर नहीं हैं। इतना बोलते हुए पवन अपनी सारी कहानी पूजा के माँ बाप को बताता है और फिर भी पूजा उसी से शादी करने की जिद करती है, जिस वजह से उसके माँ बाप सच्चाई जानने के बाद अपनी बेटी का रिश्ता पवन से तय कर देते हैं। अब इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जब पवन अपने घर वालों को पूजा के बारे में बताता है तो शोभा के अलावा सभी लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। बेटा, वो दुबई से आ रही है, वो हमारे इस गरीब घर में नहीं रह पाएगी। माँ जी, लड़कियां हर जगह एडजस्ट कर लेती हैं। अगर आज हम अमीर होते और तब पूजा घर की बहू बनती, खुदा न खास्ता कल को हम गरीब हो जाते, तब भी तो वो एडजस्ट करती ही ना।
घर वालों के समझाने पर ममता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन पवन मंदिर में जाकर पूजा से शादी कर लेता है। कुछ देर बाद जब पूजा अपनी फैमिली और पवन के साथ घर आती है तो वो देखती है कि घर का मकान मालिक घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक रहा है और उन लोगों को बेघर कर रहा है। ये देख पूजा से बर्दाश्त नहीं होता और वो मकान मालिक से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे होते हुए आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गरीब ससुराल वालों को घर से निकालने की? ओ, तो ये गरीब परिवार अपनी गरीबी मिटाने के लिए दुबई की अमीर लड़की ले आया घर में बहू बनाकर। लड़की इतनी अमीर है तो अपने ससुराल वालों से बोलकर 3 महीने का किराया चुकाई। हाँ, जुबान संभाल कर बात करें। आप और समधन जी, आप फिक्र ना करें। अब हम रिश्तेदार हैं। हर माँ बाप अपनी बेटी को शादी का तोहफा देते हैं, इसलिए हम भी अपनी बेटी को शादी के उपहार के तौर पर 20 लाख रुपए, कुछ सोना और फर्नीचर का सामान दे रहे हैं। आप उन्हीं पैसों से इस मकान मालिक के मुंह पर दे मारे। उपहार के तौर पर अमीर बहू दहेज में काफी सारा सोना, पैसा और सामान लेकर आती है, जिससे शोभा न चाहते हुए भी अपना कर्ज चुकाती है और साल भर का किराया मकान मालिक को दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर की बुरी हालत देख एक दिन जेठ जी, मुझे जेठानी जी बता रही थी कि आप किसी छोटी सी दुकान में कारीगर का काम करते हैं। मैं तो कहती हूँ आपके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है, आप दुबई चले जाइए, यहाँ से ज्यादा पैसे कमाओगे। पर मैं गरीब, भला दुबई कैसे जाऊंगा? मेरे पास ना तो वीजा है और ना ही पासपोर्ट और ना ही पैसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पापा से बात करूंगी। बहू तो आते ही हम सबकी इतनी मदद कर रही है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, अगर मेरे बदले दीदी मदद करती तो हम भी तो उनकी मदद लेते ना। इस तरह घर में दुबई से आई अमीर बहू के आते ही उनकी किस्मत बदलने लगती है और पूजा सबसे पहले अपने जेठ का वीजा बनवाती है और पासपोर्ट बनवाकर उसे दुबई भेज देती है। और दुबई में जाते ही जैसे ही योगेश की नौकरी लगती है, वो वीडियो कॉल करके अपनी पूरी फैमिली को दुबई दिखाता है। माँ, ये देखो बुर्ज खलीफा। माँ, यहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, अगले साल मैं वापस गाँव आ जाऊंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरी अमीर दुबई वाली देवरानी के घर में आते ही सब अच्छा हो रहा है। अब इसी तरह समय गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और इन 1 साल में शोभा के घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और अब पवन अच्छी नौकरी करके पैसे कमा रहा था। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, ममता बहू, आज योगेश दुबई से आने वाला है और कुछ सोना भी लेकर आ रहा है। और तूने घर में गरीब लोगों में सोना बांटने के लिए तिजोरी में संभाल के रख तो लिया ना। आज बहू का जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि उसके जन्मदिन पर हम गरीबों की मदद करें। माँ, भाभी ने सब कर लिया है और केक भी आ गया है। चलिए हम सब भाभी से केक कटवाते हैं और गरीबों में सोना बांटकर उनके जन्मदिन को यादगार बनाते हैं। आखिर ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। इस तरह कुछ देर बाद पूजा घर के बाहर गार्डन एरिया में केक कट करती है और शोभा सभी गरीबों में सोने की अंगूठी बांटती है और इस तरह दुबई से अमीर लड़की आकर गरीब शोभा के घर की दशा को बदल डालती है। माँ, मेरी सास तो बड़ी चालाक है। आप और सभी आसपास के लोगों को यही पता है ना कि मेरी सास सात्विक है, बड़ा ही सादा जीवन जीना पसंद करती है। हाँ बेटा, लेकिन माँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सास ने आपके और बाहर सभी की आंखों पर चालाकी का पर्दा डाला हुआ है। पता है, वो सोने चांदी, चटपटे खाने वगैरह की इतनी ज्यादा शौकीन है कि मैं क्या बताऊं। स्वाति अपनी माँ से फोन पर अपनी सास की खूब शिकायत कर रही थी। उसकी सास गोमती निहायत ही चालाक किस्म की औरत थी। स्वाति के जो भी दिल में था उसने अपनी माँ से वो सब कह डाला, लेकिन उसकी चालाक सास भी बाहर खड़े होकर गोमती ने ये सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो ये बात है, अपनी माँ से मेरी शिकायत लगाई जा रही है। कोई बात नहीं, ये दोनों माँ बेटी चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं। मैं चाहूँ ना तो इन दोनों माँ बेटी को बेचकर खा जाऊं। अब बताती हूँ इस चंडाल को कि कैसे मेरी शिकायत लगा रही है। इसको अपनी चालाकी से ऐसी नानी याद दिलाऊंगी कि रस्सी भी चल जाएगी और बल भी नहीं जाएगा। गोमती ऐसे बोलकर अंदर आ गई। अरे नहीं, सासू माँ आ गई, मैं फोन रखती हूँ। अरे बहू, किससे बात कर रही है? माँ जी, वो मैं माँ से बात कर रही थी। अच्छा, वैसे बहू मैं कहने आई थी, आज मैंने बड़े मंदिर के गुरुजी को घर बुलाया है। अब तू तो जानती है कि वो गंदगी और अशुद्धि को तो दूर से सूंघ लेते हैं, तो तू उनके लिए अच्छा सा 2-3 तरह का खाना बना दे और हाँ, घर की भी अच्छे से सफाई कर देना। जी। गोमती ऐसे बोलकर कमरे से चली गई। बाजी ने अचानक से गुरुजी को क्यों बुला लिया? जो भी हो, अब तो काम करना पड़ेगा। स्वाति अपनी सास के बोलने पर उठ खड़ी हुई और कामों में लग गई। सर्दी का मौसम था और ऐसे में गोमती ने सबसे पहले स्वाति को ढेर सारे बर्तन धोने को दिए। माँ जी, ये बर्तन तो धुले हुए हैं, आप वापस से मुझे यहीं क्यों साफ करने को दे रही हैं? बहू, कहा है ना,
गुरुजी गंदगी को सूंघकर बता देते हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरा घर गंदा मिले। जी। स्वाति अपनी सास की बातें सुनकर उसने पहले ढेरों बर्तन साफ किए और फिर सारे घर को पानी से धोया। हे भगवान, मर गई रे। माँ जी तो आज पहले से भी ज्यादा काम ले रही है। कहीं इन चालाक सासू माँ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने माँ से इनकी शिकायत की है। अगर ऐसा है तो सासू माँ तो आज मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। स्वाति को भनक हो गई थी कि ये उसकी सास जानबूझकर उसे काम करवा रही है, और जब स्वाति ने ठंड में ठिठुर ठिठुर कर सभी कामों को कर दिया तब गोमती उससे बोली, निपट गई क्या बहू? हाँ माँ जी, सब कुछ हो गया। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन बहू तेरी ये इतनी मेहनत बेकार गई। गुरुजी को आज वक्त नहीं है, वो वहां से संदेश आया है कि वो आज नहीं आ पाएंगे। स्वाति ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। गोमती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। स्वाति समझ गई कि कोई गुरुजी वुरुजी नहीं आ रहे हैं, ये बस सब उसकी सास की चालाकी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। गोमती खूब चालाकी से ही हर कदम पर काम लेती थी। ऐसे ही एक दिन गोमती की पड़ोसन उसके घर आई। अरे भाई, कोई है घर में? बहू जरा जाकर देख दरवाजे पर कौन आया है। जी। अरे आप आइए, अंदर आ जाइए। नहीं, अभी अंदर नहीं आ सकती। सारे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। किस खुशी की मिठाई है? मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है, बस इसी खुशी की मिठाई है। स्वाति की पड़ोसन ऐसे बोलकर उसे मिठाई दे गई। स्वाति की सास वैसे तो दुनिया के लिए सात्विक थी, लेकिन मिठाई का नाम सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उठाई और बस स्वाति उस मिठाई को रसोई में रखने ही जा रही थी कि तभी गोमती ने उसे रोक दिया। कौन था बहू? माँ पड़ोसन थी, ये मिठाई का डिब्बा देकर गई। अच्छा, दिखा तो जरा। जरूर बराबर वाली आई होगी ये देने। वैसे वो बेकार की चीजें ही बांटती है। जरा चक्कर तो देखूं कि कैसी दुकान की मिठाई है। बिल्कुल थर्ड क्लास बेकार मिठाई। ये लड्डू कैसा है? ये भी बेकार। गोमती ऐसे ही बुराई कर करके चखने के बहाने से सारी अच्छी अच्छी मिठाइयां खा गई, और जब डिब्बे में सस्ती सी मिठाई जैसे बालूशाही वगैरह बची तो उसने उस डिब्बे को अपनी बहू को थमा दिया। सारा खा गई। हे भगवान, मेरी सास कितनी चालाक है। स्वाति आज भी बस अपनी सास की करतूत को देखकर बस चुप सी रह गई। ऐसे ही शाम को जब गोमती का बेटा घर आया तो उसने स्वाति को तोहफा दिया। यहाँ आओ स्वाति, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी तनख्वाह के पैसे बचाकर ये तोहफा लाया हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। शुक्रिया कुणाल जी। कुणाल ने अपनी माँ के सामने स्वाति को तोहफा दिया। क्यों माँ, कैसी लग रही है स्वाति की साड़ी? साड़ी तो बहुत अच्छी है, मुझे मिल जाए, और लाया भी तो मेरा बेटा ही है। इस साड़ी को तो मैं ही पकड़ रहूंगी। हाँ कुणाल बेटा, बहुत ही बढ़िया साड़ी है। अच्छा है तू अपनी पत्नी को तोहफा दे रहा है। यही होता है शादी के बाद, बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं और बस अपनी पत्नियों के लिए ही सब कुछ करते हैं। अच्छा है, हमारा क्या है, हम तो अब तुम्हारे लिए पुराने हो गए। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ बेटा, बच्चों को यही लगता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो शादी के बाद अपने माँ बाप से कितना दूर हो जाते हैं। गोमती की बात सुनकर कुणाल सोच में पड़ गया और फिर वो अपनी पत्नी स्वाति से बोला, स्वाति एक काम करो, ये जो साड़ी मैं लाया हूँ ये तुम माँ को दे दो। मैं क्या? नहीं, मेरा मतलब कुणाल जी, ये साड़ी तो मेरी पसंद की है और आपने तो वादा किया था कि आप मुझे ये साड़ी दिलवाओगे। तो मैंने जो वादा किया था उसे भूल जाओ स्वाति। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को बुरा महसूस हो, इसलिए ये तोहफा तुम उन्हें दे दो। कुणाल के बोलने पर स्वाति ने अपने पति का लाया हुआ तोहफा अपनी सास को दे दिया, जिसे पाकर गोमती बहुत ज्यादा मन ही मन खुश हो गई। अरे नहीं बहू, ये तोहफा तो कुणाल तेरे लिए लाया था, मैं इसे क्यों लूं? नहीं माँ, रख लो। कुणाल के एक बार कहने पर गोमती ने तोहफा ले लिया, लेकिन अब चालाकी से इतनी हदें पार करने की वजह से स्वाति अपनी सास की इस हरकत से नाराज हो गई। मेरी सास चालाक है ये तो मैं जानती थी, लेकिन वो चालाकी के फायदे से इतनी हदें पार कर सकती है ये मुझे नहीं पता था। आज तो हद ही हो गई। अब देखो, मैं भी शांत नहीं रहूंगी। आज जो इन्होंने किया है वो बहुत गलत है। आज की घटना से स्वाति ने अपनी सास को मजा चखाने का मन बना लिया। ऐसे ही जब अगला दिन आया तो दोनों सास बहू मिलकर बाजार गईं, जहां दोनों को ही एक दुकान पर एक ही स्वेटर पसंद आ गया। देख स्वाति, कितना अच्छा है। इसको ही देख रही हूँ माँ जी। मैं ले लूं क्या? मुझ पर अच्छा लगेगा?
ऐसे मौकों पर स्वाति हमेशा अपनी सास से हाँ कर देती थी, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। नहीं माँ जी, आप ठहरी सात्विक सी बढ़िया। आप ये मत लो, ये डिजाइन आपके हिसाब से भड़कीला है, इसे मैं ले लेती हूँ। हाँ, क्या कहा बहू? हाँ, एक ही बात है। गोमती की बात सुनकर स्वाति ने आज अपनी अपनी चलाई और उसे वो स्वेटर नहीं लेने दिया। ऐसी जब दोनों सास बहू शॉपिंग करके घर पहुंची तो कुणाल काम से लौटा हुआ था। गोमती ने मौका देखा और वो जल्दी से चालाकी से स्वाति से बोली, अरे बहू, बाजार से आकर तो बड़ी सर्दी लग रही है, एक कप बढ़िया सी चाय ले आ। सासू माँ, सर्दी तो मुझे भी लग रही है, और वो क्या है ना, आज तो इतना चलने फिरने से कमर में भी मेरे दर्द हो गया। तो एक काम कीजिए, आज माँ जी आप चाय बना लाइए। हाँ माँ, तुम कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन जब से स्वाति आई तुम तो रसोई का रास्ता ही भूल गई। आज तुम ही अपने हाथ की चाय बनाकर पिला दो। कुणाल जी, कैसा रहेगा अगर आज शाम का खाना माँ ही बनाए तो? सही कहा, आलू के पराठे। माँ, आज तो अपने हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिला दो। स्वाति ने बड़ी चालाकी से अपनी चालाक सास पर कामों का लोड डाला। बेचारी गोमती को न चाहते हुए भी सारा काम करना पड़ा। ऐसे ही अब से 2-4 दिन तक यही सिलसिला रहा। धुल गए बहू बर्तन। बहू, तुझे क्या हो गया है? तू तो ऐसी भोली सी थी, लेकिन कुछ दिनों से तो तूने मुझे नानी याद दिला दी है। कुछ नहीं माँ, बस अब अकल आ गई है कि जैसे को तैसा कैसे दिया जाता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ जो भी किया वो चालाकी तो थी, लेकिन समझदारी नहीं थी। आगे से नहीं करूंगी, तू अपना ये रवैया छोड़ दे। माँ जी, इसीलिए कहते हैं कि किसी की शराफत को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि वो अपना आपा ही बदल दे। स्वाति की बात सुनकर गोमती बस चुप रह गई। अब उसे एहसास हो गया था कि उसकी बहू आज उसी के कारनामों की वजह से ऐसा कर रही थी। गोमती ने उससे माफी मांगी और दोबारा कभी चालाकी न करने की कसम खाई। स्वाति ने भी उसे माफ कर दिया और दोनों सास बहू मिलजुल कर रहने लगी।